हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज अपनी बात करें सबसे पहले लेखांकन की परंपराएं। हमने अवधारणाओं को अच्छे से पढ़ा था। आज बात कर रहे हैं क्या है, लेखांकन की परंपराएं। जो 11 की बुक्स है उस पर पूरी आधारित है ये पूरी। ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है कि लेखांकन परंपराओं को सामान्य रूप से स्वीकृत या लेखाकारों को मध्य आपसी समझ से चली आ रही है परिपाटी के रूप में समझा जा सकता है। इनका कोई कानूनी या पक्ष या कोई कानूनी आधार नहीं होता है। ये ध्यान रखना है कि अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि लेखांकन की परंपराओं का कोई कानूनी आधार है या पक्ष है, क्या नहीं है। ठीक है ना। तो ये परंपराएं क्या है, परंपरागत, ये जो परंपराएं हैं परंपरागत से क्या है चली आ रही है, और लोग इनका क्या है, जिनका पालन क्या है स्वेच्छा से आपसी समझ से क्या है अपने आप करते आ रहे हैं। क्योंकि ये है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इनको क्या है बार बार ये अपने आप ही क्या है, इनको जो रूल्स वगैरह हैं उनको अपने क्या है स्वेच्छा से पालन किए जाते हैं। लेखांकन सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जबकि लेखांकन सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। यहाँ कानून, कायदे, पक्षपात रहित पालन आदि महत्वपूर्ण है, जबकि लेखांकन परंपराओं में ऐसा नहीं है। यानी ये कानून के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि जो लेखांकन सिद्धांत है उनमें क्या है, नियम, कानून, कायदे, पक्षपात क्या होते हैं, सब लागू होते हैं, जबकि इनमें क्या है कुछ भी लागू नहीं होता है। ये चली आ रही व्यवसायिक जगत की कुछ परिपाटियां हैं। परिपाटियों का मतलब है जो पहले से क्या है अपनी पार्टी चली आ रही है उस पर क्या है निर्धारित है। और अब बात करें जो लेखांकन परंपराएं हैं उनके बारे में, तो हमारे पास 4 महत्वपूर्ण लेखांकन परंपराएं हैं। नंबर 1 पे है एक रूपता, और नंबर 2 पे होगी हमारे पास सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, और नंबर 3 पे है हमारे पास रूढ़िवादिता की परंपरा, और नंबर 4 पे है हमारे पास महत्वपूर्णता की परंपरा। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे है हमारे पास क्या है, एक रूपता की परंपरा। अब ये क्या कहती है देखते हैं। एक रूपता की परंपरा यह बताती है कि व्यवसाय में लेखांकन के सिद्धांत एवं तरीके एक वर्ष से दूसरे वर्ष या आगे समान रहने चाहिए। ठीक है ना। कि लेखांकन की सबसे पहली हमारे पास क्या है परंपरा थी, कौन सी थी, एक रूपता। एक रूपता क्या कहती है कि आपको क्या है जो आपने जो सिद्धांत या तरीके एक वर्ष अपना लिए ना, दूसरे वर्ष वही चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष या दर वर्ष यानी प्रतिवर्ष अपने क्या दर आगे जितने भी वर्ष जाएंगे व्यवसाय चलेगा, उनमें परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसा करने से हमें क्या हो जाता है, विभिन्न अवधियों में लाभ आने की तुलना करना क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ये परंपरा कहती है कि आप क्या करो, जो आपके सिद्धांत और तरीके हैं ना उनमें एक रूपता रखो, ताकि क्या है हमारे लाभ आने की तुलना क्या है आसानी से की जा सके। और हमें जो भी निष्कर्ष निकालना हो प्रबंधकों को या रुचि जो बिजनेस में रुचि रखने वाले हैं उन पक्षकारों के लिए क्या है उनका निष्कर्ष निकालना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ये परंपरा यही कहती है हमें कि हमें क्या रहना चाहिए, जो हमारे लेखांकन सिद्धांत व तरीके हैं उनमें क्या है परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उनमें क्या है एक रूपता रखनी चाहिए। नंबर 2 है हमारे पास सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करने की परंपरा। ये क्या कहती है कि हमें सूचनाओं, यह परंपरा बताती है कि व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आर्थिक सूचनाएं प्रकट की जानी चाहिए। ठीक है ना। कि व्यवसाय से संबंधित जितनी भी आर्थिक सूचनाएं हैं, ठीक है ना, जिनका मौद्रिक सिस्टम से मौद्रीकरण किया जा सकता है, उनसे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको क्या है आपको प्रकट करना चाहिए। व्यावसायिक परिणामों व सूचनाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को वित्तीय विवरण या अन्य माध्यमों से सभी महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना प्रदान की जानी चाहिए। और परंपरा आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इस परंपरा से ही हमें क्या है सब कुछ पता लग सकता है कि उस बिजनेस कैसा चल रहा है या क्या कुछ उसने क्या है क्रय विक्रय किया है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत ने कंपनी अधिनियम 2013 में सूचनाओं के प्रकटीकरण के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है ना। तो सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए 2000 कंपनी अधिनियम, ठीक है ना, कि कंपनी एक्ट जो हमारे पास 2013 है वो भी बताता है कि आपको क्या है सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। एक बात पूछ रहा था मैं आपसे कि इससे पहले क्या था, 1956 था, और 1956 से पहले कौन सा कंपनी अधिनियम था, मेरे को ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सूचनाओं के प्रकटीकरण के अंदर हमें क्या कहता है कि इसके अंदर सूचनाओं के प्रकटीकरण के अकॉर्डिंग ही हमें नोट्स ऑन अकाउंट्स या फुट नोट के रूप में क्या है प्रदर्शन किया जाता है, कि जितने भी क्या होते हैं हमारे जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या है नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है ना, यानी लाभ हानि खाते को क्या है नोट्स कि लाभ हानि खाते में जिनको या जो बैलेंस शीट होती है उनको क्या है जब उनमें स्थान नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं उनको नोट्स टू अकाउंट्स या फुटनोट के अंदर क्या है उनको शो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कहती है कि पूर्ण प्रकटीकरण के अकॉर्डिंग हमें क्या है सभी का पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए।
अब नंबर 3 पे है हमारे पास अवधारणा को परंपरा क्या है कि इसे सतर्कता की परंपरा भी कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि लाभों को तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि वो वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाते। ठीक है ना, कि रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है कि हमें लाभों को तब तक नहीं मानना है जब तक कि वो प्राप्त नहीं हो जाते, परंतु हानि या उससे संबंधित उसकी संभावना हो तो उसके लाभों पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए। ठीक है ना, जबकि ये कहती है कि आपको हानि होने की कोई संभावना है तो उसको पुस्तकों में आप दिखाओ। ठीक है ना, जबकि आपके पास अगर कोई भी लाभ जब तक हो न जाए तब तक आप क्या है उनको लाभों को नहीं मानोगे। दूसरा, ये जो रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है कि जितने भी प्रोविजन बनाए जाते हैं वो रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जबकि संभावित लाभों की ये क्या करती है, उपेक्षा करती है। अब इसके अंदर एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पास, इसी कारण अंतिम स्टॉक को बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो भी कम होता है उनको क्या पुस्तकों के अंदर दिखाया जाता है। कौन सी परंपरा कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा। नेक्स्ट, आगे इनके अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे रूढ़िबद्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाना। ठीक है ना, कि जो हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाए जाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो किसके लिए, किसकी परंपरा के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, रूढ़िवादिता। सुख जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना। ठीक है ना, कि जो JLP होती है उसे सरेंडर वैल्यू पे जो शो किया जाता है बैलेंस शीट में, वो कौन सी है, रूढ़िवादिता अवधारणा के अंदर ही आती है। ये लाभ हानि खाते को वास्तविक लाभ की तुलना में कम लाभ दिखाती है। ठीक है ना, ये भी अपने को ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो लाभ हानि खाते को क्या है अपने वास्तविक लाभ की तुलना में क्या है कम दिखाती है उसको। ठीक है ना, तो कौन सी है, रूढ़िवादिता की परंपरा। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास जो लास्ट परंपरा है इसका नाम क्या है हमारे पास, महत्वपूर्णता की परंपरा। महत्वपूर्णता की परंपरा क्या कहती है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य से है जिनकी जानकारी लेखा सूचनाओं के लिए उपयोगकर्ताओं को निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्णता की जानकारी ये कहती है कि आपको ऐसे सभी क्या है तथ्य जानकारी आपको क्या है जुटा देनी चाहिए, आपको बता देनी चाहिए जो क्या है उपयोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। ऐसी कुछ जानकारियों को कभी कभी व्यवसाय की दृष्टि से प्रकट किया जाना ठीक नहीं समझा जाता और उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता तो किसी अन्य सूचना के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये कहती है कि अगर आपको ये लगे कि उनको क्या है आप सही तरीके से शो नहीं कर सकते तो आप क्या है कोई अन्य सूचना के साथ में उनको क्या है शो कर दो। ठीक है ना, और ये कहती है आगे अपने को एक एग्जाम्पल देके भी बता रखा है कि जैसे क्या इन्होंने बताया कि एक सामान्य व्यापारी को मरम्मत, ठीक है ना, कि एक सामान्य व्यापारी है उसको क्या है मरम्मत के लिए मरम्मत के लिए जैसे उसने वांछित 500 रुपये महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु एक बड़े उत्पादक या संस्था के लिए, ठीक है ना, एक नॉर्मल सा व्यापारी है अगर उसके लिए 500 रुपये क्या है ज़्यादा मायने रखते हैं, जबकि एक बहुत बड़ी संस्था है तो उसके लिए 500 रुपये क्या है मायने नहीं रखते। इसलिए महत्वपूर्णता की सूचना यही कहती है कि जिनके लिए क्या है इनको शो करना जरूरी है उनके अकॉर्डिंग क्या है उनको शो कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी महत्वपूर्णता की अवधारणा। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं थोड़े दिनों के अंदर आपके सामने लाइव हो सकूँ, और मेरे पास बहुत से क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज लेके आना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।